हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 1MG फार्मेसी चैनल पर, जहां हम आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सरल और आसान भाषा में देते हैं। आज का विषय है दमा यानी अस्थमा। यह एक ऐसी बीमारी है जो हमारे फेफड़ों को और सांस की नलियों को प्रभावित करती है। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, दमा एक क्रोनिक यानी लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है। इसमें हमारी सांस की नलियां, जिसे एयरवेज बोलते हैं, संकर यानी पतली हो जाती हैं और उसमें सूजन आ जाती है। इसकी वजह से मरीज को सांस लेने में कठिनाई होती है। अब बात करते हैं दमा के कारणों की। इसमें आता है एलर्जी, जैसे कि धूल, धुआं, परागकण, पॉलन, पालतू जानवरों के बाल। तो इन सभी चीजों से आपको एलर्जी है, तब भी आपको दमा का रोग हो सकता है। दूसरा जो कारण है वो है जीन और वंशानुगत कारण, जिसे जेनेटिक्स भी बोलते हैं। तो अगर परिवार में किसी को दमा है तो आपको होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा कारण है सर्दी गर्मी का असर, मतलब वेदर चेंजेस, ठंडी हवा या अचानक मौसम बदलना, तो इनके कारण भी आपको दमा का रोग हो सकता है। और धूम्रपान यानी स्मोकिंग और दूसरे के धुएं के संपर्क में आना, ये सबसे आम कारण है दमा का रोग होने का। तो स्मोकिंग से बचना चाहिए। एक और कारण है दोस्तों तनाव यानी स्ट्रेस। अगर आप करते हैं तो ज्यादा मानसिक तनाव भी दमा का कारण बन सकता है। बात करें अगर आपको या किसी को भी दमा का रोग होता है तो लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें आपको सांस फूलने की शिकायत हो सकती है, सीने में जकड़न या दर्द हो सकता है, और खांसी बहुत ज्यादा आती है, खासकर रात में। और जो है सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज निकलती है, जिसे व्हीजिंग साउंड भी बोलते हैं। तो ये सभी लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करें डायग्नोसिस की, तो अस्थमा रोग का पता लगाने के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट कर सकते हैं, जैसे स्पायरोमेट्री टेस्ट। इसमें फेफड़ों की क्षमता मापी जाती है। और दूसरा जो है पीक फ्लो मीटर। इसमें पता चलता है कि आप कितनी तेजी से सांस बाहर निकाल सकते हैं। और तीसरा जो टेस्ट होता है वो होता है एलर्जी टेस्ट। तो ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि कौन सी चीज दमा को ट्रिगर कर रही है। तो ये सब कुछ टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर कर सकते हैं। बात करें इंस्ट्रक्शन की, तो सबसे पहले फैमिली में शांत वातावरण बनाए रखें, क्योंकि अस्थमा में स्ट्रेस और इमोशनल टेंशन का मेन रोल होता है। और शांत रहने का प्रयत्न करें और खुली हवा में टहलें। ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड इंटेक करें, क्योंकि इससे लंग्स में जो जमा म्यूकस होता है लूज होता है। और जो है अस्थालीन के साथ नेबुलाइज करें। इससे क्या होगा, कफ रिलीज होता है। एक काम और कर सकते हैं, पानी में थोड़ा शहद डालकर दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा पिए, खासकर जब अस्थमा का अटैक हो। अस्थमा के पेशेंट को रिलैक्स रहना चाहिए, क्योंकि टेंशन के वक्त अस्थमा का अटैक काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दमा के पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि योगा, स्विमिंग। तो ये सभी चीजें करनी चाहिए और ऐसे पदार्थों से बचना चाहिए जिनसे आपको एलर्जी हो। अब बात आता है ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले दिया जाएगा अस्थालीन इनहेलर। 1 से 4 पफ दिन में 4 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ब्रोंकोडायलेटर है जो फेफड़ों की सांस की जो नलियां होती हैं उसको चौड़ा करता है और अचानक होने वाले अस्थमा के जो दौरे होते हैं उसमें तुरंत राहत पहुंचाता है। और जो है अगर आप चाहें तो टर्बुटालिन इनहेलर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से 2 पफ सुबह और शाम। ये भी ब्रोंकोडायलेटर होता है। ये जो है लंबे समय तक राहत देने वाला इनहेलर है। जब इनहेलर पर्याप्त ना हो तब टैबलेट या सिरप दिए जा सकते हैं। तो टैबलेट अस्थालीन 4 mg ये वही काम करता है जो इनहेलर करता है, लेकिन टैबलेट का प्रभाव थोड़ा धीरे होता है। और जो है टैबलेट डेरिफाइलिन 150 mg सुबह शाम दिया जाएगा। ये फेफड़ों की जो सूजन है और सांस की जो नलियों की जो सिकुड़न होती है उसको कम करता है। अगर इस ट्रीटमेंट से रिलीफ होता है तो इन्हें जब आवश्यकता हो तब दिया जाएगा। लेकिन अगर इस ट्रीटमेंट से
आराम ना हो तो एस्थलीन या फिर डुओलिन के साथ नेबुलाइजेशन किया जाना चाहिए और इंजेक्शन डेरिफाइलिन 2 ml मांसपेशी में या नस में लगाया जा सकता है। लेकिन अगर इससे भी रिलीफ ना मिले तो क्या करना चाहिए? तो इंजेक्शन एमिनोफाइलिन 10 ml डेक्सट्रोज 25% जो होता है 100 ml का, उसमें मिलाकर नस द्वारा धीरे धीरे दिया जाना चाहिए। और साथ में इंजेक्शन कॉर्टियस की 2 खुराक तुरंत नस द्वारा दी जानी चाहिए और फिर सुबह शाम दी जानी चाहिए। और फिर टैबलेट हाइसोन 10 mg को भी सुबह शाम ओरली दी जानी चाहिए। अगर ये सभी ट्रीटमेंट के बावजूद भी रिलीफ नहीं मिलता है तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए। इसमें जो है टैबलेट मॉन्टेक्स रोजाना 1 गोली 30 दिनों तक देना चाहिए और साथ ही टैबलेट डीकॉट 6 रोजाना 1 गोली 10 दिनों तक देना चाहिए। और साथ में स्टेरॉइड इनहेलर भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि बैकलेट इनहेलर 100 माइक्रोग्राम का या फिर इनहेलर बुडेट इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 पफ सुबह शाम इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अस्थमा के मरीजों को एस्प्रिन नहीं देना चाहिए, क्योंकि एस्प्रिन अस्थमा के मरीजों में एलर्जी को बढ़ा सकती है और सांस लेने में समस्या पैदा कर सकती है। इनहेलर और नेबुलाइजर तुरंत राहत देते हैं और टैबलेट और सिरप लंबे समय तक राहत देने के लिए होते हैं। और इंजेक्शन और स्टेरॉइड जो है गंभीर समस्याओं में उपयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी दमा से जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल 1mg फार्मेसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।